आज के एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कभी सोचा है आपने कि पेड़ पौधे सांस कैसे लेते हैं? आज हम एक बड़े ही मजेदार प्रोसेस को समझेंगे जिसका नाम है ट्रांसपिरेशन। बेसिकली ये पौधों का पानी को हवा में छोड़ने का तरीका है, थोड़ा बहुत जैसे हम सांस छोड़ते हैं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक पौधे ने जड़ों से एक पूरी बाल्टी पानी सोख लिया। एक पूरी बाल्टी, पर पता है वो उसमें से बहुत ही थोड़ा सा पानी अपने ग्रोथ के लिए यूज करता है। तो बाकी का सारा पानी गया कहाँ कहाँ गायब हो गया? इसी सवाल का जवाब है ट्रांसपिरेशन। तो आखिर ये ट्रांसपिरेशन है क्या चीज? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो पौधे ने जो एक्स्ट्रा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है, जिसका कोई काम नहीं है, उस पानी को भाप बनाकर यानी वेपर बनाकर अपने अंदर से बाहर निकाल देना। सिंपल। लेकिन एक मिनट, ये इतना सिंपल भी नहीं है। ये एक हाईली कंट्रोल्ड प्रोसेस है। ऐसे ही नहीं हो जाता। इसे पौधे का लिविंग मैटर, जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, कंट्रोल करता है। ओके, तो अब आपके दिमाग में एक बत्ती जली होगी कि भाई ये तो इवेपोरेशन जैसा ही लग रहा है, पानी का भाप बनकर उड़ना। तो इसमें नया क्या है? देखने में एक जैसा लग सकता है, पर इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। चलिए देखते हैं क्या फर्क है। तो देखिए इस टेबल को। सबसे पहला पॉइंट, ट्रांसपिरेशन एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। मतलब ये सिर्फ जिंदा पौधों में होता है, उनकी बॉडी का एक फंक्शन है। जबकि इवेपोरेशन वो तो एक फिजिकल प्रोसेस है। गीली जमीन से, कपड़ों से, कहीं से भी पानी भाप बन सकता है। दूसरा, जैसा हमने पहले कहा, ट्रांसपिरेशन कंट्रोल्ड है। प्रोटोप्लाज्म इसे कंट्रोल करता है। इवेपोरेशन पर ऐसा कोई कंट्रोल नहीं होता। और फाइनली, ट्रांसपिरेशन पर पौधे के अंदर की चीजें और बाहर का मौसम दोनों का असर होता है। पर इवेपोरेशन वो तो सिर्फ बाहर के मौसम पर ही डिपेंड करता है। राइट, तो अब हमें ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन का फर्क समझ आ गया है। अगला सवाल, पौधे में ऐसी कौन सी जगह है, कौन से दरवाजे हैं जहां से ये पानी बाहर निकलता है? चलिए पता लगाते हैं। और ये चार्ट तो सब कुछ साफ साफ बता रहा है। देखिए जरा, 90%, पूरा 90% ट्रांसपिरेशन एक ही जगह से होता है, स्टोमेटल। मतलब ज्यादातर पानी का एग्जिट राउट एक ही है। फिर 9% है क्यूटिकल और बेचारा 1% है लेंटिकुलर। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले उस 90% वाले चैंपियन को समझते हैं। तो ये है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। पौधों की जो पत्तियां होती हैं ना, उन पर हजारों लाखों छोटे छोटे छेद होते हैं। इन्हीं कहते हैं स्टोमाटा। आप इन्हें पौधे की नाक समझ सकते हैं। सबसे ज्यादा पानी इन्हीं छेदों से भाप बनकर निकल जाता है। नंबर 2 पर आता है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। पत्ती के ऊपर ना एक वैक्सी लेयर, एक मोम जैसी परत होती है। इसे कहते हैं क्यूटिकल। ये पानी को रोकने के लिए होती है, पर थोड़ा बहुत पानी, वही 9% के आसपास, इस लेयर से भी रिस कर बाहर निकल जाता है। और लास्ट में सबसे छोटा हिस्सा, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। पौधों के जो सख्त तने होते हैं ना, या कुछ फलों पर भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इन्हें लेंटिसिल्स कहते हैं। इनसे बस नाम का मतलब 1% पानी ही निकल पाता है। ओके, तो हमें पानी के एग्जिट पॉइंट्स पता चल गए। लेकिन क्या ट्रांसपिरेशन की स्पीड हमेशा एक जैसी रहती है? बिल्कुल नहीं। कुछ चीजें हैं जो इसकी स्पीड को कम या ज्यादा करती हैं। समझ लीजिए, पौधे के पास एक कंट्रोल पैनल है जिससे वो इस प्रोसेस को रेगुलेट करता है। और ये जो फैक्टर्स हैं, इन्हें हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी पौधे के बाहर की चीजें जैसे लाइट, टेम्परेचर, हवा। और दूसरे हैं इंटरनल फैक्टर्स, यानी पौधे के अंदर की चीजें। और दोनों ही इस प्रोसेस के लिए सुपर इंपॉर्टेंट हैं। चलिए पहले एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखते हैं। सिंपल है, रोशनी ज्यादा, ट्रांसपिरेशन ज्यादा। गर्मी ज्यादा, ट्रांसपिरेशन और ज्यादा। हवा तेज चल रही है, ट्रांसपिरेशन फिर से ज्यादा। लेकिन एक चीज है जो इसे कम करती है, ह्यूमिडिटी, यानी हवा में नमी। अगर हवा में पहले से ही बहुत पानी है तो पौधे से पानी कम उड़ेगा। सेम टू सेम जैसे बरसात के मौसम में हमारे कपड़े जल्दी नहीं सूखते। ओके, अभी तक हमने ट्रांसपिरेशन के बेसिक्स, उसके टाइप्स और उसको कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स समझ लिए। पर अब आते हैं इस कहानी के सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पर, एक अजीब सी बात पर। साइंटिस्ट्स इसे अक्सर एक नेसेसरी ईविल कहते हैं। मतलब एक ऐसी बुराई जो जरूरी है। ऐसा क्यों? ऐसा क्या है इसमें जो बुरा भी है और जरूरी भी? तो असली सवाल यह है, ट्रांसपिरेशन पौधे का दोस्त है या दुश्मन? क्या ये अच्छा है या बुरा? और सच कहूं तो इसका जवाब हां या ना में नहीं है। इसके दोनों पहलू हैं, फायदे भी और नुकसान भी। चलिए पहले इसकी ईवल साइड देखते हैं। इसकी सबसे बड़ी बुराई है पानी का लॉस। पौधा बेचारा इतनी मेहनत से पानी सोखता है और उसका 99% तक उड़ा देता है।
अब सोचिए, अगर जमीन में पानी कम हो तो क्या होगा? पौधा मुरझा जाएगा, जिसे हम विल्टिंग कहते हैं। उसकी ग्रोथ रुक सकती है, फोटोसिंथेसिस कम हो सकती है। बुरा है ना? लेकिन अब आते हैं इसकी नेसेसरी साइड पर। ये ज़रूरी क्यों है? नंबर 1, ये पौधे का एसी है। इससे पौधे ठंडे रहते हैं, बिल्कुल जैसे हमें पसीना आने पर ठंडक मिलती है। नंबर 2, पानी के साथ साथ ज़रूरी मिनरल्स भी पौधे के हर हिस्से तक इसी प्रोसेस से पहुंचते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी काम है इसका, सक्शन पुल क्रिएट करना। ये सक्शन पुल, इसका एक स्पेशल नाम है, एसेंट ऑफ सैप। इसको ऐसे समझिए, जैसे आप स्ट्रॉ से जूस पीते हैं, आप ऊपर से खींचते हैं तो नीचे से जूस ऊपर आता है ना? बिल्कुल वैसे ही जब पत्तियों से पानी उड़ता है तो वो जड़ों से पानी को ऊपर की तरफ खींचता है, एक अदृश्य स्ट्रॉ की तरह। और इसी कमाल के प्रोसेस की वजह से 100 फीट ऊंचे पेड़ों की चोटी तक पानी पहुंच पाता है। और अब आप समझे कि इसे नेसेसरी इविल क्यों कहते हैं? ये एक ऐसी बुराई है जिसके बिना पौधे का गुजारा ही नहीं है। पानी का लॉस एक बुराई है, लेकिन उसके बिना पानी ऊपर चढ़ेगा ही नहीं। ये एक तरह का सौदा है, एक ट्रेड ऑफ। तो पूरी बात का कंक्लूजन ये है कि ट्रांसपिरेशन एक समझौता है, एक वाइटल प्रोसेस जिसके साथ कुछ खतरे जुड़े हुए हैं। पौधे को जिंदा रहने के लिए, ठंडा रहने के लिए और अपना खाना पाने के लिए पानी खोने का रिस्क लेना ही पड़ता है। तो चलिए इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। हमने ये तो जान लिया कि ट्रांसपिरेशन पुल पानी को ऊपर खींचता है, पर जरा सोचिए, दुनिया के सबसे ऊंचे पेड़ जो 30-40 मंजिल की बिल्डिंग जितने ऊंचे होते हैं, उनकी सबसे ऊपर वाली पत्ती तक पानी पहुंचाने के लिए कितनी जबरदस्त ताकत लगती होगी। कैसे होता होगा ये? इस पर जरूर सोचना।